हिंदू औरतों के घर में घुसकर उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह हिंदू है। और दुर्भाग्यवश कुछ रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले 25 से 30 सालों में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। भाईचारा के नाम पे सिर्फ भाईजान के चारा बन रहे हैं। पहले वे हमारे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैं चुप रहा। फिर वे मेरे मोहल्ले में आए, मैंने अपना कान बंद कर लिया। फिर वे मेरे पड़ोस में आए, मैंने अपना आंख बंद कर लिया। लेकिन जब वे मेरे घर आए और मैं चिल्लाया, मुझे सुनने वाला कोई बता ही नहीं। एंड आई रिपीट, 1000 हिंदू औरतों का रेप हुआ, 200 औरतों का गैंग रेप हुआ। एंड आई रिपीट, भाईचारा के नाम पे सिर्फ भाईजान के चारा बन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का और विशेषकर हिंदुओं का बुरा हाल हो रहा है। यह बात अब किसी से छिपी हुई नहीं है। बांग्लादेश में मंदिरों को जलाया जा रहा है, भगवान की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, आदमियों को सड़क पर लटका लटका कर मारा जा रहा है, हिंदू औरतों के घर में घुसकर उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, हिंदू गोडाउन और उनके दुकानों में खुलेआम चोरी किया जा रहा है। और तो और राहुल आनंद, जो कि एक बांग्लादेशी सिंगर है, जो कि अपने देश को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट तक कर चुका है, उनके घरों तक को जलाया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह हिंदू है। आपने यह वीडियो तो देखा ही होगा, जहाँ पे कुछ बांग्लादेशी प्रधानमंत्री आवास में घुसकर लूटपाट कर रहे थे। शेख हसीना की ब्लाउज बड़ा साड़ी तक को चोरी करके पब्लिकली दिखाया जा रहा था और शेख हसीना के सोफा, पंखा, कुर्सी, टेबल, इसको जो मिल रहा था अपने अपने हिसाब से लूट रहा था। लोग उनके स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था। लेकिन उस बात पर कुछ भारत में असामाजिक तत्व यह कह रहा था कि क्या लोक कल्याण मार्ग, जहां हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं, वहां पे ऐसा स्विमिंग पूल है। कुछ तो सीधे कह रहे थे कि इंडिया में भी 50 करोड़ लोग हैं, जो अगर एक हो जाए तो इंडिया में भी बांग्लादेश जैसे सत्ता पलटी कराया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर भी कुछ लिबरांडू या असामाजिक तत्व बहुत ही उत्सुक हो रहा है भारत में बांग्लादेश जैसा सिचुएशन कब खड़ा होगा। पार्टीशन के टाइम पर बांग्लादेश में हिंदू जनसंख्या 22% था और आज हिंदू जनसंख्या मात्र 7.5% ही बचा हुआ है। एंड ये कोई खुद से कम नहीं हुआ है, ये सब कुछ एक प्लान षड्यंत्र के तहत हो रहा है, जिसके पीछे मेजर मास्टरमाइंड एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना पैर आज इंडिया में भी पसार लिया है। पश्चिम बंगाल के कुछ शहरों में हो रही घटना की बात की जाए तो कुछ जगह वहां पे खुलेआम सभाएं लगाई जा रही है और महिलाओं को शरिया कानून के तहत पब्लिकली मारा जा रहा है। लेकिन आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसे ही कुछ घटना भारत के अलग अलग राज्य में होते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए हमें कैसे भी करके बांग्लादेश की गलती से सीखना होगा और वहाँ के हिंदुओं और वहाँ के अल्पसंख्यक का आवाज बनना होगा। दोस्तों, यह समझना होगा कि वहाँ ऐसा हो ही क्यों रहा है। बांग्लादेश अपनी अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर हिंदू को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, ये समझने के लिए हमें पहले बांग्लादेश का इतिहास समझना होगा कि उस देश का जन्म कैसे हुआ। पार्टीशन से पहले अराउंड 30% हिंदू रहते थे। ये रीजन पाकिस्तान के पास चला गया, जिसका नाम पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। बहुत सारे हिंदू पूर्वी पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत जरूर आए थे, पर इसके बावजूद 22% हिंदू वहीं पर रुक गए थे, क्योंकि वे अपना पुश्तैनी आवास और संपत्ति नहीं छोड़ना चाहते थे। इसे फेमस बंगाली सिंगर राहुल आनंद के परिवार ने भी यही किया था। इसके बाद फिर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो तो जाता है, लेकिन उनकी मानसिकता से कभी आजाद नहीं हो पाया, क्योंकि आज तक वहाँ पे चाहे कोई भी पर्व या त्यौहार हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो या फिर कोई भी इलेक्शन हारे, बार बार सिर्फ माइनॉरिटी को ही सेलेक्टिवली टारगेट किया जाता है। इसीलिए आज अगर आप देखें तो वहाँ स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ 7% हिंदू, 0.61% बौद्धिस्ट और सिर्फ 0.3% क्रिश्चियन ही बचे हैं। और दुर्भाग्यवश कुछ रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले 25 से 30 सालों में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह बात सिर्फ हिंदू की अस्तित्व की लड़ाई है बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश में आज से नहीं सदियों से है। हिंदू अत्याचार के शिकार होते हुए आ रहे हैं, भाईचारा के नाम पे सिर्फ भाईजान के चारा बन रहे हैं। दोस्तों, 23 अप्रैल 1971 जाति भंगा नरसंहार
से परेशान होकर हिंदू फाइनली पाकिस्तान ऑक्युपाइड बांग्लादेश से भारत जाने का फैसला लेता है। वहां टोटल 12 गांव के हिंदू भारत रवाना होने के लिए इकट्ठा होता है, लेकिन वहां पर एक इतना बड़ा नरसंहार होता है जो बिल्कुल जलियांवाला बाग जैसा होता है, जहां पे बच्चे, बूढ़े, औरत किसी को भी नहीं बख्शा जाता है। 35,000 हिंदुओं को करीब दिन दहाड़े मार दिया जाता है। अगला नरसंहार संकरी बाजार नरसंहार। इसी जाति भंगा नरसंहार से एक महीने बाद 26 मार्च को एक संकरी बाजार नाम के पूरे हिंदू मोहल्ले को वहां के पाकिस्तानी आर्मी और रजाकार ने मिलकर मार दिया, जिसमें 2112 लोग मारे गए। अगला नरसंहार सुहागपुरा नरसंहार 25 जुलाई 1971 बांग्लादेश के शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के सुहागपुरा गांव में सुबह 9 बजे पाकिस्तानी आर्मी और रजाकारों ने खुलेआम गोली चलाकर 164 लोगों को मार दिया और 57 औरतों का रेप कर दिया। जब 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली, हिंदुओं को लगा कि अब वह शायद फाइनली सुरक्षित हो गए। दुर्भाग्य ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2001 में बीएनपी यानी कि वहां की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो शेख हसीना के पार्टी के अपोजिट में खड़े थे, वे इलेक्शन जीत गए और उन्होंने 150 दिन का हिंदू मसाइकर लॉन्च कर दिया। यह मसाइकर इतना क्रूर था कि क्योंकि यह 150 दिन तक चला, जिसमें इन टोटल 18,000 एंटी हिंदू हादसे हुए। 1,000 हिंदू औरतों का रेप हुआ, 200 औरतों का गैंग रेप हुआ और 50,000 हिंदू बांग्लादेश छोड़ भारत भाग आए। फैक्ट 2013 में 44 हिंदू नरसंहार हुए और 1500 हिंदू घरों को टारगेट किया गया था। एंड ये कोई इक्के दुक्के केसेज नहीं है दोस्तों, इसकी पूरी लंबी लिस्ट है जहां पे सेलेक्टिवली हिंदू को टारगेट किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करता है। इनफैक्ट एक ऑफिशियल इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से लेकर 2024 तक यानी कि शेख हसीना जो कम्प्लीटली लिबरल और सेकुलर मानी जाती है, उसके टेन्योर में भी बांग्लादेश में टोटल 3600 एंटी हिंदू नरसंहार हुआ। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं ये रेडिकल मानसिकता आज भारत में भी फैल रहा है, तो इसके पीछे जिम्मेदार है यह ऑर्गेनाइजेशन जमात-ए-इस्लामी। एंड मैंने जितना भी अटैक अभी आपको बताया, उन सभी के पीछे कहीं ना कहीं यह संगठन कॉमन है। 1971 का नरसंहार हो, 2001 का 150 दिन का हिंदू नरसंहार हो, सबके जिम्मेदार हैं जमात-ए-इस्लामी और इनके एक स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र संघ। फैक्ट जब 2013 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जमात के वाइस प्रेसिडेंट को 1971 के हिंदू नरसंहार में आरोपी पाने पर सजा सुनाई गई, जमात के स्टूडेंट विंग प्रोटेस्ट करने लगे। कैसे पता है? और हिंदुओं को मारकर। इनफैक्ट अभी के बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट और हसीना की सरकार को गिराने के पीछे भी इसी संगठन का हाथ है। इसीलिए हमें इसके इतिहास को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। देखो दोस्तों, जमात की इतिहास बहुत पुरानी है। इसे 1941 में आने की आजादी से भी पहले सैयद अबुल अली मुद्दुदी ने बनाया था, जो चाहता था कि ऑल ओवर इंडिया शरिया कानून लागू हो। लेकिन पार्टीशन के बाद वे पाकिस्तान चले गए और उनके जमात पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान में एक्टिव हो गए। लेकिन फिर 1971 में बांग्लादेश आज़ादी के दौरान जमात-ए-इस्लाम आज़ादी के खिलाफ थे और इसीलिए उस संगठन के 50,000 से ज्यादा सदस्य ने रजाकार को ज्वाइन कर लिया। उस टाइम में भी अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर हिंदू को टारगेट कर रहे थे। रजाकार का मतलब उर्दू में होता है हेल्पर, यानी कि जो बांग्लादेश की आज़ादी के समय पाकिस्तानी आर्मी का मदद कर रहा था और बांग्लादेश में आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों को मार रहे थे, उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे। अब इनके संगठन जमात-ए-इस्लाम को ऑलरेडी बांग्लादेश सरकार ने 2 बार बैन कर चुका है। यूएसए ने तो इसे आतंकवादी संगठन तक घोषित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद ये अलग अलग नामों से ऑपरेट हो रहा है, एक्टिव है। और जैसे मैंने आपको बताया का जो स्टूडेंट विंग है इस्लामी छात्र संघ, यही बांग्लादेश में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के पीछे का भी मास्टरमाइंड है। नाउ अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सब कुछ तो पड़ोसी देश में हो रहा है, इस बांग्लादेश आतंकवादी संगठन से हमें क्या? लेकिन दोस्तों समस्या है, यही आतंकवादी संगठन हमारे देश में भी घुस चुके हैं और हमारे देश में कई बार अटैक भी कर चुके हैं।
UNHCR यानी कि यूनियन नेशनल हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी की ऑफिशियल इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में काफी सारे बम ब्लास्ट के पीछे इसी संगठन का हाथ है। 2013 में बोध गया टेम्पल जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां इन्होंने 9 सीरियल बम ब्लास्ट करवाए थे। 2014 में वेस्ट बंगाल के बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में भी बम ब्लास्ट करवाए थे और 2018 में काला चक्रम मोनेस्ट्री में दलाई लामा को मारने के लिए जो बम ब्लास्ट हुआ था, इन सभी ब्लास्ट में इन संगठन का हाथ था। एक्चुअली इन ब्लास्ट के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू किया था, जो कि कई सालों से चल रहा था, लेकिन आखिरकार फरवरी 2018 में कोलकाता स्पेशल फोर्स 6 इलीगल बांग्लादेशी को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उन बांग्लादेशियों के उसी जमात आतंकवादी संगठन के साथ लिंक पकड़े गए थे। इनका जब जांच हुआ तब इसके बाद जाके मालूम पड़ा कि इन संगठन ने तो इंडिया में एक पूरा जाल बिछा के रखा हुआ है। बैन होने के बाद भी ये संगठन भारत में जमात उल मुजाहिदीन नाम का एक आतंकवादी संगठन चला रहा है, जो बेसिकली उसी बैन संगठन का एक शाखा है। UNHCR के रिपोर्ट के हिसाब से भारत में इनके सारे ऑपरेशन को लीड कर रहा था एक बंदा सलाउद्दीन सालिया, जो खुद इस्लामी छात्र संगठन यानी कि जमाते इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग है, उसी संगठन का एक मेंबर है। और 2014 में ये बंदा बांग्लादेश से इंडिया इलीगली भाग के आ गया था। दरअसल सालिया अपने कॉलेज टाइम से ही इस्लामी छात्र शिविर का मेंबर था, पर बाद में उसने जमात का ही एक आम टेरर विंग जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB ज्वाइन कर लिया। इंडिया में इलीगली एंट्री मारने के बाद इस बंदे ने अपने संगठन का एक नया शाखा जमात उल मुजाहिदीन इंडिया में भी शुरू कर दिया। यहाँ आने के बस कुछ ही सालों में उसने 8 यूनिट खड़े कर दिए, जिसमें से हर यूनिट में आज 10 से 12 मेंबर ऑपरेट करते हैं। एंड आई रिपीट, ये सब कुछ UNCHR ऑफिशियल रिपोर्ट्स में मेंशन है। इनफैक्ट उस रिपोर्ट में उन्होंने इनकी डिटेल स्ट्रेटजी भी बताई है। सबसे पहले तो ये इंडिया के खिलाफ एक आतंकवादी हमला प्लान कर रहा है। इसमें ये संगठन इंडियन को ही इसमें शामिल होने के लिए रिक्रूट कर रहा है, उन्हें ब्रेन वॉश कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक प्रोपोगेंडा यूनिट सम अल हिंद बनाया हुआ है, जो अपना एजेंडा 2 सोर्सों से प्रोपोगेट करता है। पहला वर्ड प्रेस या कुछ वेबसाइट के माध्यम से, जिसमें वह बंगाली आर्टिकल पब्लिश करता है। दूसरा यूट्यूब और सोशल मीडिया से संबंधित। इनका मकसद है कि भारत में रहने वाले कुछ असामाजिक तत्वों को संगठन से जोड़ना, उनको ट्रेनिंग देना और तो और उसी के माध्यम से भारत में आतंकवादी हमला करवाना। इस संगठन के विस्तार को देख के फाइनली 2019 में भारत सरकार ने जमात उल मुजाहिदीन को बैन कर दिया, जो भारत के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हीं के द्वारा भारत में आतंकवादी गतिविधि करने के लिए भड़काने के जुर्म में। और NI ने भी सालिया को पकड़ने के लिए इसके ऊपर 5 लाख रुपया का इनाम रख दिया है। लेकिन NIA के हिसाब से पश्चिमी बंगाल और असम जैसे राज्यों के बॉर्डर काफी कमजोर हैं और इसीलिए यहाँ से इलीगली बांग्लादेश घुसपैठिया भारत में काफी तादाद में आ रहे हैं और आज तक भी आ रहे हैं। अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तब जाके हमने हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ाई, वहां पे अधिक से अधिक आर्मी को डिप्लॉय किया। पर उससे पहले का क्या, इसके बाद का क्या? कुछ हफ्ते पहले ही बांग्लादेशी ब्लॉगर ने ओपनली वीडियो बनाकर भारत में कैसे इलीगली घुसना है उसके ट्यूटोरियल शेयर कर रहे थे। उस बात का क्या? वर्तमान समय में बांग्लादेश में हिंदू की स्थिति जैसी बनी हुई है, उसके लिए सभी को आवाज उठाना चाहिए। हम यह सोच के नहीं बैठ सकते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं हो रहा है ना, हम तो सुरक्षित हैं, तो हम किसी और का टेंशन क्यों लें। मार्टिन ली ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी के लिए जो कविता लिखी थी, आज वे भारत के लिए एकदम फिट बैठता है। पहले वे हमारे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैं चुप रहा। फिर वे मेरे मोहल्ले में आए, मैंने अपना कान बंद कर लिया। फिर वे मेरे पड़ोस में आए, मैंने अपना आंख बंद कर लिया। लेकिन जब वे मेरे घर आए और मैं चिल्लाया, मुझे सुनने वाला कोई बचा ही नहीं था। एंड आई रिपीट, हम इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी थ्रस्ट की बात कर रहे हैं। जब आतंकवादी हमला होता है तो वह यह नहीं देखता है कि
इसमें मारे जाने वाला मुस्लिम मरेगा या हिंदू या क्रिश्चियन। इसीलिए बांग्लादेश के हिंदुओं का आवाज हम सबको बनना होगा और हमारे देश में इसकी यह रेडिकल सोच ना फैले, इसकी जिम्मेदारी भी हम ही को लेना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन पॉलिटिशियन के नैरेटिव में ना आए, अपने आप को अलग अलग धर्म जाति में नहीं बांटें, बल्कि हम सभी भारतीय एक रूप में संगठित होकर और देश के हित में सोचें। दोस्तों, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।